कि तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तुझे चलना होगा। जमाना और समय और विश्व जो आज के दौर में जिस तेज गति से दौड़ रहा है, निश्चित रूप से हम उसमें अभी बहुत ही पीछे हैं। परिकल्पना से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि ऐसा सोचिए कि आपका शरीर मर रहा है। ऐसा मन में ख्वाब देखिए कि आपका ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और आप अपने इस शरीर को मरते हुए देख रहे हैं। आप खड़े हैं सामने और आपका शरीर ये मर रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा है। आप अपने शरीर को जलते हुए देख रहे हैं, शरीर आपका जल रहा है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि आपके परिजन रो बिलख रहे हैं और फिर आप सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये परिकल्पना निकट भविष्य में सत्य होने वाली है। आप जो अभी वर्तमान रोबोट देख रहे हैं, यह रोबोट अभी क्लासिकल कंप्यूटर, क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड है, जिसको आप यह सोचकर केवल संतुष्ट हो जाते हैं कि यह कंप्यूटर हमारे दिए गए कमांड पर, हमारे दिए गए एप्स पर ही काम करता है। जितना हम इससे बताते हैं उतना ही काम करता है। इसके अंदर कॉन्शियसनेस, जिसको आप चेतना या आत्मा कहते हैं, वो नहीं है। यह खुश सोच के केवल आदमी खुश हो जा रहा है। लेकिन आप कल्पना करिए कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में अगर ये सत्य हो गया कि उस रोबोट के अंदर कॉन्शियसनेस आ गया, उस रोबोट के अंदर चेतना आ गई, उस रोबोट के अंदर प्राण आ गए, तब क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि वो दिन दूर नहीं है। जैसा कि अभी आप माइक मंच से आपसे हमारी वार्ता हो रही थी क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में दुनिया इस कदर आगे बढ़ गई है कि ये परिकल्पनाएं सत्य होंगी। हम अपने अंदर रोबोट में अपने मरने से पहले अपने मस्तिष्क से सारी मेमोरी कॉपी कर लेंगे। जैसा आप एक कंप्यूटर से पेन ड्राइव में मेमोरी लेकर दूसरे कंप्यूटर में डाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम मरने से पूर्व अपनी मेमोरी को कॉपी कर लेंगे पेन ड्राइव में, अपनी कॉन्शियसनेस को निकाल लेंगे और क्वांटम कंप्यूटर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बनेंगे, रोबोट बनेंगे, उसमें उस मेमोरी को डाल देंगे। अगर सपोज करिए मेरी उम्र मरते समय 75 साल की है, तो 75 सालों तक जितनी मेमोरी हमारे मस्तिष्क में है हम अपने एक रिपोर्ट में डाल लेंगे। रिमोट हमारा हमको देख रहा है, मेरा शरीर वृद्ध हो गया है, मेरा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, मेरा शरीर मर रहा है, मैं मरते हुए देखूंगा अपने शरीर को और मैं जिंदा रहूंगा रोबोट में। तो ये पॉसिबिलिटी साइंस की है, ये पॉसिबिलिटी संभव है। तो आप सोचिए फिर साइबर क्राइम का क्या स्थिति होने वाला है। साइबर क्राइम की ऊंचाई को जाने वाला है और ये क्वांटम कंप्यूटर की वजह से हो रहा है। कुछ बच्चों ने बताया कि वो कंप्यूटर भी जानते हैं। जैसा आप जानते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसको आप बाइनरी नंबर या बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर या बिट्स कहते हैं। कि कंप्यूटर तो केवल 0 की भाषा समझेगा या 1 की भाषा समझेगा। तो ठीक है, कंप्यूटर या तो 0 की भाषा समझता है या 1 की भाषा समझता है, दोनों की भाषा कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। एक बार में एक ही कमांड समझेगा वो। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है, ये एक ही समय में 0 की भी भाषा समझेगा और 1 की भी भाषा समझेगा। तो इसको कंप्यूटर साइंटिस्टों ने नाम दिया है क्यूबिट्स। क्या नाम दिया है? क्यूबिट्स। और उसको क्या बोला जाता है? बिट्स। 0-1 की भाषा, बिट्स की भाषा। और या तो 0 समझेगा या 1 समझता है कंप्यूटर। अब जब दोनों समझने लगेगा तो उसको बोला जाता है क्यूबिट्स। अब ये पॉसिबल कैसे है? आप कहेंगे पॉसिबल कैसे है? तो आपने अगर पढ़ा होगा कि 2022 में फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला, एक ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, एक अमेरिका और एक फ्रांस, तीनों के साइंटिस्टों ने इस चीज का खोज किया कि इलेक्ट्रॉन एक समय में कई जगह अपनी उपस्थिति रख सकता है। इलेक्ट्रॉन एक समय में अपनी उपस्थिति कई जगह पर रख सकता है
जब उसको ऑब्जर्व किया जाएगा तब किसी एक जगह पर वो ऑब्जर्व होगा। तो ये सुना है आप लोगों ने इस चीज को? तो सुनिए, अगर नहीं सुने हैं तो इसको सुनिए, गूगल पर सर्च करिए, किताबों से पढ़िए कि एक समय में इलेक्ट्रॉन कई पोजीशन में रह सकता है। हालांकि ये कल्पना बहुत पुरानी है, ये कल्पना 1920 के आसपास शुरू हुई थी। नील्स बोर का नाम सुना है आप लोगों ने? 2n², जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करते होंगे केमिस्ट्री में। नील्स बोर की कल्पना उस समय थी, और उस समय आपने एक अनसर्टेनली प्रिंसिपल पढ़ा होगा। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ये 1920 के आसपास की परिकल्पना, और 2022 में 100 साल बाद साइंटिस्टों ने इसको प्रूव किया, और उस प्रूफ को हम सब देखते रह गए, अन्य देश सब देखते रह गए, और अमेरिका ने उस पर काम कर लिया। हम सब केवल देखते रहे कि वो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज पा गया इस क्षेत्र में कि एक इलेक्ट्रॉन एक समय में कई जगह रहता है। अब हम अपने शास्त्रों में हजारों साल से पढ़ते आ रहे हैं कि कृष्ण एक साथ 1608 रानियों के साथ रहते थे। कृष्ण एक साथ पृथ्वी पर भी रहते थे, इंद्रलोक में भी रहते थे। कृष्ण एक साथ मथुरा में भी रहते थे, वृंदावन में भी रहते थे, द्वारिका में भी रहते थे। कल्पनाएं हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और मात्र 100 साल पहले हाइजेनबर्ग, मेजोरोना और नील्स बोर ने परिकल्पना दी, और विदेशी साइंटिस्टों ने इस पर डिस्कवर कर लिया। तो परिकल्पनाएं हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज कि इलेक्ट्रॉन एक समय में कई जगह पर आ सकता है, इसको 2022 में जब नोबेल प्राइज मिला तो साइंटिस्टों ने काम किया। अमेरिका की जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, नाम सुना है आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक क्वांटम चिप डेवलप किया है जिसका नाम है मेजोरोना चिप। जो को इंडियंस बोलते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट इटली का था, वहाँ पर जे साइलेंट रहता है, तो मैरोना चिप्स के नाम से, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम मैरोना था, MAJORA, मेजोरोना में जे हम लोग चूंकि इसलिए बताते रहे कि आप सर्च करेंगे अगर तो मेजोरोना सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, मैरोना सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम वहां पर चूंकि फोन आ जा रहा है, बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हम आपको बताने चाह रहे हैं कि जो चिप्स डेवलप, क्वांटम चिप जो डेवलप हो रहे हैं, वो इस तरह के चिप डेवलप हो रहे हैं कि वो 0 की भी भाषा समझे और 1 की भी भाषा समझे। यानी कि एक कंप्यूटर स्क्रीन अगर यहाँ पर लगा है और 4 साइंटिस्ट उस पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो एक ही बार में 4 कीबोर्ड लगे हुए हैं। सपोज करिए 4 कीबोर्ड एक ही साथ लगे हैं, स्क्रीन एक ही है, CPU एक ही है, और चारों साइंटिस्ट उस स्क्रीन पर 4 पार्ट कर दिए। एक दवाओं की खोज कर रहा है, एक PhD के मैथ सॉल्व कर रहा है, एक कोई बायो के क्षेत्र में काम कर रहा है, एक कंप्यूटर के क्षेत्र काम कर रहा है, और चारों रिजल्ट कंप्यूटर एक ही साथ दे रहा है। ये जो क्वांटम कंप्यूटर बनने वाला है, ये 16 लाख वर्षों में जो हम इन सामान्य कंप्यूटर से जो कैलकुलेशन कर पाएंगे, उसको ये 4 सेकंड में कर रहा है। ये क्वांटम कंप्यूटर हर देश के बस की बात भी नहीं है बनाना, क्योंकि इसमें अभी खर्च बहुत आ रहे हैं। और दूसरा चीज कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये -273 डिग्री पर हो रहा है, मिनिमम 73 डिग्री पर हो रहा है। उस टेम्परेचर में जाकर इस कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। क्या कारण है उसका? कारण यह है कि अगर उतना टेम्परेचर मिनिमम हम नहीं ले जा रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का हम देख रहे हैं कि एक ही समय में 0 की भी बात समझे, 1 की बात समझे, तो जो इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन भाग जा रहे हैं सब साइंटिस्टों की पकड़ से दूर, उस चिप से पकड़ से दूर। तो वहां पर आकर हमारी दुनिया इस समय खड़ी है, जहां से हम, जो हमने शुरुआत में अपने लेक्चर के परिकल्पना की कि क्वांटम कंप्यूटर का जब AI आएगा, क्वांटम कंप्यूटर का जब रोबोट आएगा, तो किस स्टेज में हमको लाकर छोड़ेगा। दूसरी चीज इसी के साथ बता दे रहे हैं कि 2022 में जो प्राइज मिला कि इलेक्ट्रॉन एक समय में
कई स्थानों पर उपस्थित रह सकता है। उसी में एक साइंटिस्ट ने ये भी खोजा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से हजारों प्रकाश वर्ष दूरी पर है। प्रकाश वर्ष आप लोग समझते हैं, जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम में नापते हैं, टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हैं, उसी तरह से जो खगोलीय दूरी हम नापते हैं, अंतरिक्ष की दूरी डिस्टेंस नापते हैं, तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं, क्योंकि मीटर में वो नाप नहीं पाएंगे। प्रकाश वर्ष है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है लाइट, उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश की लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट चलती है। सन से उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं, और चंद्रमा से पृथ्वी पर पहुंचने में आधा मिनट भी नहीं लगता है, क्योंकि इसकी दूरी 3 लाख ही किलोमीटर है। तो ये आप परिकल्पना करिए कि कोई ऐसी चीज है जो लाइट से भी तेज स्पीड की है, जिस पर अभी साइंटिस्ट खोज रहे हैं। अभी हम आज तक जो है आइंस्टीन के बताए हुए सिद्धांत पर चल रहे हैं कि दुनिया में सबसे तेज स्पीड लाइट की है, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है। और कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर खड़े, बैठे, सोए, लेटे या मूव कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इंटेंगल्ड किसी इलेक्ट्रॉन को जब मेजर किया जा रहा है, या यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक इलेक्ट्रॉन जो इससे इंटेंगल्ड है, ठीक इसके अपोजिट वो मूव कर रहा है। अगर ये लेफ्ट टू राइट यहाँ का पृथ्वी का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वहाँ राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दोनों इंटेंगल्ड है। इंटेंगल्ड का मतलब दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव है। ठीक है, बहुत गहनता से सुनेंगे, डिस्टर्ब अगर होंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, पीछे वाले बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, और ये जो आरक्षी है एक एक आदमी से केवल वार्ता करें। हमारी बात अगर उमेश समझ पा रहे हो तो डिस्टर्ब मत करिए, एक एक आदमी से फॉर्म भरवाइए, पूरी पार्टी को मत डिस्टर्ब कराइए। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो हजारों प्रकाश वर्ष दूर दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटेंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं। दो इस खोज ने, साइंटिस्टों की दो खोजों ने पूरी मानव सभ्यता के विचार को ही बदल दिया, थॉट को ही बदल दिया, और जो मनुष्य भटक रहे थे उनको एक रास्ता मिला कि यानी कि जो जीवन यहाँ पर है, इस सौरमंडल से बाहर भी कहीं जीवन है। इस सौरमंडल में तो नहीं है, लेकिन इस सौरमंडल से बाहर किसी दूसरे मिल्की वे में, दूसरी आकाशगंगाओं में, दूसरे नोवा सुपरनोवा में कहीं जिंदगियां हैं, जहां उसको अगर हमारे हमशक्ल को किसी को बुखार हो रहा है तो यहाँ हमको भी हो रहा है। आप परिकल्पना करिए, कभी बाहर आप दिल्ली बंबई कहीं गए घर छोड़कर, और आपकी माँ फोन करती है, बेटा लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है, और आपको महसूस होता है कि हाँ तबीयत तो मेरी खराब है। माँ को कैसे पता चल गया? क्योंकि माँ का इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर है, तो वो माँ का वहाँ इलेक्ट्रॉन अगर इंटेंगल्ड हो रहा है तो हमको यहाँ पर एहसास हो जा रहा है, या हमको माँ की बात एहसास हो जा रही है। तो ये जुड़ाव है इलेक्ट्रॉन का। इन दो खोजों ने दुनिया की सकल सूरत और सोचने की विचारधारा को बदल दिया है। पहला सिद्धांत क्या है? इंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल। पहला क्या है? बोलिए तेज। इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट मतलब जुड़ाव का सिद्धांत। और दूसरा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक समय में कई जगह रह सकता है। साइंस की भाषा में उसको बोला गया है सुपरपोजिशन का सिद्धांत। क्या बोला गया है? सुपरपोजिशन का सिद्धांत। आप अगर इंटर में फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने लाइट का सुपरपोजिशन पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स में 2 मिनट का और समय लेंगे ताकि हमारी बातें साइबर क्राइम को आपको समझ में आएगी, इसलिए ये सारी हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा बैक में आपको ले चलेंगे। आपने इंटर फिजिक्स में जब आपको ऑप्टिक्स या लाइट जिसको बोलते हैं पढ़ाया गया होगा, तो पढ़ाया होगा YDSC एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया होगा। YDSC ये यंग्स नामक साइंटिस्ट था जिसने 1805 में एक प्रिंसिपल दिया कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को 2 झिल्लियों से गुजारा जाता है तो किसी स्क्रीन पर, पर्दे पर जब उसके फ्रिंजेस देखे जाते हैं
तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझिए एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी, जैसे ये लाइट जो जल रही है ये एक वर्णी नहीं है, इसमें इंटेंसिटी अलग है, इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी अलग है, इसकी तरंग दैर्घ्य अलग है। स्पेशली ये लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जैसे एक बीम वाली लाइट समझिए, जैसे आप वो जलाते हैं लेजर लाइट जिसको बोलते हैं, उस तरह की लाइट को जब दो झिर्रियों से कटे हुए झिर्रियों से गुजारा जाता है तो जो आगे पर्दा लगा है उस पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, यानी कि ब्लैक और व्हाइट फ्रिंजेस बनती है। ये यंग्स ने एक्सपेरिमेंट दिया। और जब मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ते हैं, लास्ट के 11 से लेकर 15वां चैप्टर तक फिजिक्स में है, तब आपको पढ़ाया जाता है क्वांटम फिजिक्स, जिसको आप बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। वहाँ पर एक कंसेप्ट दिया गया कि लाइट है वेव नेचर। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है कि लाइट के पास क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में सन से पृथ्वी तक आती है। या हमारा ये सेपल या बल्ब जल रहा है तो हमारे तक लाइट किस तरीके से आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आ रही है, यानी लाइट है वेव नेचर। और कोई पार्टिकल है, जैसे ये है, इसको चला के यहाँ से फेंकेंगे हम आपके पास, या कोई बड़े पिंड को उठा के कहीं फेंका जाए, तो बताया जाता है कि पार्टिकल के पास पार्टिकल ही नेचर है, वेव नेचर नहीं है। इस कंसेप्ट पर 300-400 सालों तक फिजिक्स घूमता रहा, और जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया गया तब बताया गया कि पार्टिकल हैव आल्सो वेव एंड पार्टिकल नेचर। पार्टिकल के पास भी, पार्टिकल का मतलब छोटे कण से लेकर एक बहुत बड़े ग्रह और उपग्रह और आप तारा तक ले सकते हैं, सबको आप पार्टिकल एज्यूम करिए। तो पार्टिकल के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ साथ लाइट के पास क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। तो साइंटिस्टों ने जब कहा कि जब लाइट के पास पार्टिकल नेचर है तो लाइट सन से आ रही है तो किसी से इसको टकराना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। तो आइंस्टीन ने उसी को यूटिलाइज किया, और आप पढ़े होंगे कि उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कंसेप्ट दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने कहा कि लाइट्स जब किसी मेटल के सरफेस पर पड़ता है तो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, और लोअर लेवल अपने ऑर्बिट से लेकर अपर लेवल में आ जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि इसका यूज क्या है, उसने कहा इसका यूज ये है कि हम इससे सोलर लाइट बना सकते हैं। तो आज जितने आप सोलर लाइट देख रहे हैं, जो आप कहते हैं ना कि सन से लाइट मिल रही है, बिजली पैदा हो जा रही है, तो उसी कंसेप्ट पर हुआ कि वहाँ से लाइट आई। तो लाइट आई तो अगर उसके अंदर पार्टिकल नेचर नहीं रहता तो कोलिजन नहीं करता, टकराहट नहीं होती, एनर्जी नहीं गेन होता। तो उस कण को आइंस्टीन ने नाम दिया फोटॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये दूसरी चीज है, उसका नाम दिया उन्होंने फोटॉन। और जो पूर्व के मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट था, उसने उसका नाम दिया क्वांटा। क्या नाम दिया? अभी क्वांटम फिजिक्स पर जो आएंगे शब्दों को सुनते रहिएगा, इसको घुमा के शब्द को वहां में लाऊंगा। मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट हुआ, उसने उसका नाम दिया कि जो सन से लाइट आ रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो आ ही रही है, साथ साथ छोटे छोटे बंडलों में आ रही है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में आ रही है, जिसको आइंस्टीन ने कह दिया कि ये फोटॉन है। तो ये सारा कंसेप्ट जो 19वीं शताब्दी में चल रहा था, आज क्वांटम फिजिक्स के रूप में आने वाला है, और उसी क्वांटम फिजिक्स से क्वांटम कंप्यूटर बनने वाला है, और उसी क्वांटम कंप्यूटर से क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा, रोबोट बनेंगे। और जो हम परिकल्पनाएं आपके सामने हमने शेयर किया वो सच होने वाली है। अब आते हैं हम अपने मूल मुद्दे पर, जो हम आपके बीच में आए हैं, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का मतलब है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति साइबर की दुनिया से अछूता नहीं है। साइबर का मतलब होता है कि जब हम नेटवर्क की दुनिया में अगर हमने इंटर कर दिया तो हम साइबर की दुनिया में आ गए। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जिसमें नेटवर्क आ गया है, जिसमें नेटवर्क आ गया हो, चाहे वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, अथवा कंपनियों के जो BSNL, जियो और वोडाफोन कंपनियां हैं उनके नेटवर्क के थ्रू,
किसी भी माध्यम से नेटवर्क के संपर्क में हम आ गए तो हम जिस दुनिया में आ गए उसको कहा जाता है साइबर की दुनिया। क्या कहा जाता है? साइबर की दुनिया। और जिसके पास मोबाइल हो गया वो तो समझिए कि साइबर की दुनिया में वो डूब चुका है। अब जब तक उसको ईश्वर बचा रहा है तब तक वो साइबर फ्रॉड से बच रहा है। और नहीं, जिस दिन साइबर क्रिमिनल्स की नज़र पड़ेगी, मैं यहाँ मंच से बहुत बोल रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी के बारे में, मुझे भी हैक कर लेगा, वो मेरे साथ भी फ्रॉड कर लेगा। कारण क्या है? जब मैं मोबाइल खरीदा तो हमको फेसबुक की इच्छा हुई कि फेसबुक इंस्टॉल कर ले, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर ले, फोटोशॉप इंस्टॉल कर ले, यूट्यूब इंस्टॉल कर ले, कोई भी एक इच्छा होगी, अपनी ज़रूरत के अनुसार हमने ऐप इंस्टॉल किया। खास तौर से हमने फ्री ऐप इंस्टॉल किया जिसमें ₹1 नहीं लग रहा है। तो ये कंपनियां फ्री ऐप क्यों दे रही है? एक बढ़िया ऐप को बनाने में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 3 से 4 साल लगता है, मेहनत करता है, कोडिंग करता है। लैंग्वेजेज होते हैं कंप्यूटर के कोडिंग के, जैसे आपने जावा और C++ और पाइथन का नाम सुना हो। उन लैंग्वेजेजों में वो काम करता है और काम करने के बाद तब ऐप डेवलप कर रहा है और फिर ऐप आपको कह रहा है कि फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। तो कोई चीज़ फ्री में नहीं है। जब हम फेसबुक या कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमसे 2-3 बार अलाउ करता है, कहता लिखता है टर्म एंड कंडीशन देके कि आप अलाउ कर रहे हैं। तो 8-10 लाइनें अंग्रेजी की रहती है, कौन जहमत उठाए पढ़ने के लिए। आदमी तुरंत क्या करता है? अलाउ अलाउ, लास्ट में कर देता है ओपन, खोल लीजिए, अब आपका काम हो गया। उसमें लिखा रहता है कि आपके सारे मीडिया गैलरी के फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट इसमें एक्सेस हो सकते हैं। आप अलाउ करते हैं? आप कहते हैं हाँ हम अलाउ करते हैं। फिर कहता है एक बार और सोच लीजिए, आप अलाउ करते हैं? आप कहते हैं हाँ हाँ अलाउ कर रहे हैं। तो आप उसके टर्म कंडीशन को फॉलो करते हैं, आपकी सारे डॉक्यूमेंट चले जाते हैं। आप कभी ध्यान देते होंगे कि आपके ऊपर आपने नंबर किसी को बताया नहीं, कभी कंपनियों के फ़ोन आते हैं कि आपको यहाँ पर प्लॉट लेना है, आप यह कपड़ा खरीदने में रुचि रखते हैं, आप यहाँ इन्वेस्ट करने में रुचि रखते हैं, या आप अपने बच्चे को इस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए इच्छुक हैं। तो आप सोचिए नंबर उनके पास कैसे गया। जिस ऐप्स को आप डाउनलोड करते हैं वो लोग उन नंबरों को संबंधित जिनको आवश्यकता है अपनी मार्केटिंग के लिए उनको बेचा जाता है, उन नंबरों को बेचा जाता है। आपके फोटो बेचे जाते हैं, आपके वीडियो बेचे जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो बेचे जाते हैं। अलग अलग तरह के लोगों के रिक्वायरमेंट है। कोई जब चुनाव होता है तो कौन पार्टी कितना वोट पाएगी, इसके लिए कैंपेनिंग ऑनलाइन होता है। तो ये आपके जो डाटा है वो सब जो है बिक चुके हैं। खरीदार ने अपना ले लिया है, आपने इंस्टॉल किया, कंपनियों ने ले रखा है, वो लोगों को बेच कर अपना पैसा बना रहे हैं। तो ये आपको 100% मान के चलना है कि हमारी जितनी मोबाइल में डाटा है वो सब दूसरे के पास है और वो सारी चीज़ें साइबर क्रिमिनल्स के पास भी है। अब आता है कि एक ही क्लास में हम ज़्यादा अगर बताएंगे तो ओवरफ्लो भी हो जाएगा। 5-6 साइबर क्राइम्स जो इस समय ज़्यादा प्रचलन में है उसके बारे में मैं आपको 2-2 लाइन बता दे रहा हूँ। बाकी कभी सर जब फिर बुलाएंगे तो 2-3 घंटे का मैं कार्यक्रम चलाऊँगा। आज हमारे यहाँ एक घटना भी लग गई है तो मुझे बार बार फ़ोन भी आ रहा है, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे एक नाम आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, नाम सुना है ना? डिजिटल अरेस्ट में क्या हो रहा है? वीडियो कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल करने वाला साइबर क्रिमिनल ठीक मेरी तरह 3 स्टार में वर्दी पहना हुआ या कभी कभी IPS अशोक स्तंभ ये भी लगाया हुआ और आपको कॉल कर रहा है कि भाई, और आपके बारे में पहले ही हमने बता दिया कि सारी सूचनाएं साइबर क्रिमिनल्स के पास है, किसी से लेना नहीं है। वो आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, किससे आप बात करते हैं, वो सारी चीज़ें उन लोगों के पास है। और उधर से वो फोन कर रहा है, भाई क्या नाम है आपका? हाँ, राहुल। वो कहेगा राहुल जी आपके भाई एक दिल्ली में पढ़ते हैं। तो ये कहेंगे हाँ पढ़ते तो हैं। तो वो जा रहे थे जब हिंदू कॉलेज, वहाँ का डिग्री कॉलेज है, जब कॉलेज करने जा रहे थे तो उन्होंने एक लड़की को छेड़ दिया और वो फोन करने वाला ये जान रहा है इनके भाई के नंबर का भी कि इतने समय इनके भाई या तो मोबाइल ऑफ मोड में रखते हैं या स्विच ऑफ रखते हैं, वो जान रहा है, उसी समय इनसे बात करेगा। तो ये कहेंगे हाँ पढ़ता तो वो फंस चुका है। देखिए मैं वहाँ का DCP बोल रहा हूँ, वहाँ का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ,
और चूँकि एक मित्र ने आपका नंबर मेरे को दे दिया था, अगर आपको बचना है, अपने भाई को बचाना है, तो तत्काल इतना जो है पैसा पे कर दीजिए, और आपको वीडियो कॉल से खाली नहीं होने देगा वो। ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, अलग प्रकार का भी उसकी धमकी हो सकती है। आपको फुर्सत नहीं देने देगा, आपको ऐसा डिस्टर्ब कर देगा कि आप 5,000 10,000 जो डिमांड करेगा वो आपकी क्षमता भी जान रहा है कि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 20,000 25,000 तनख्वाह होगा, जो भी होगा, आपसे 5,000 मांगेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। वो ये भी जान रहा है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनसे 10-5,000 मांगना बेवकूफ़ी हो जाएगी, इनसे 10-20 करोड़ मांगो। तो वो आदमी की क्षमता वो सब जान रहा है, उस तरह की डिमांड करेगा या आप दे देंगे, बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ कि कभी डायरेक्ट आपके पास ही फ़ोन करेगा। वो देख रहा है कि आपने फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर ये चीज़ आप ऑर्डर करते हैं महीने में 1-2 बार, आप कोई सामान फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से मंगाते हो, वो आपको जान गया है। उसके बाद आपसे फ़ोन करेगा जब जो आपने ऑर्डर किया कोई, कि भाई आपने जो ऑर्डर किया था उसमें आपने तो चरस मंगा लिया है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कहेंगे आपने मंगाया है, आपका आधार नंबर ये है। तो आप सोचेंगे भाई तो आधार नंबर भी जान रहा, आपका पैन कार्ड नंबर ये है, पैन कार्ड भी जान रहा, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये है, वो भी जान रहा है, आप इतने भाई बहन हैं, सब कुछ वो जान रहा। तो कहेगा कि मैं पुलिस का अधिकारी हूँ, या मैं CBI का अधिकारी हूँ, या मैं ED का अधिकारी हूँ, और आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो आप जितना इग्नोर करते जाएंगे वो आपसे बात करता हुआ जाएगा। लास्ट में वो कहेगा कि अगर आपको सफाई देनी है तो हमारे SP साहब अभी आपको कॉल कर रहे हैं, उनको अपनी सफाई दीजिए। तो आप तुरंत उत्तेजना में बोलेंगे कि ठीक है, कह दीजिए मिला लें, हम उनसे अपनी सफाई दे देंगे। जब भी SP साहब का कॉल आएगा तो वो ये जो आपसे बात कर रहा है कहेगा कि कॉल को मर्ज कर लो। क्या कर लो? कॉन्फ्रेंस जैसा होता है ना, मर्ज किया जाता है। वो कहेगा कॉल मर्ज करो, SP साहब का फ़ोन तुम्हारे ऊपर जा रहा हो। जब भी आपने कॉल मर्ज किया, वो कॉल OTP की कॉल आती है और आपके खाते से पूरा पैसा ट्रांसफर करा देता है, क्योंकि आपका ये मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो फ़ोन कर रहा है। वो जान रहा है कि आपके बैंक में यही नंबर आपने दे रखा है। तो वो दूसरी कॉल किसकी कॉल है? OTP की कॉल है। किसकी कॉल है? OTP की कॉल है। जितना हम लोग जैसे सोच पा रहे हैं उससे वो एडवांस तुरंत साइबर क्रिमिनल्स हो जा रहे हैं। ठीक है। एक लड़की का, हिमाचल का अभी वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पास ऐसे ही वीडियो कॉल आया साइबर क्रिमिनल्स का, और साइबर क्रिमिनल्स ने कहा कि भाई तुमने जो ये मंगाया है ना, इसमें चरस मंगा लिया है। तो लड़की ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं मंगाया है। तो अब नया ट्रेंड ये शुरू हुआ है 15-20 दिन से, तो बाकायदा गाड़ी पर भी साइबर क्रिमिनल्स अब चल रहे हैं। पहले केवल मोबाइल से ही करते थे, अब गाड़ी पर उनकी पुलिस की गाड़ी दिख रही है, 3-4 बैठे हैं, सब इंस्पेक्टर साहब आगे बैठे हैं, वीडियो कॉल में दिखा रहा है कि देखो अब हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, गाड़ी भी चल रही है, दिखा रहा है कि देखो आप यहाँ करमैया के रहने वाले हो, मैं बिशुनपुरवा तक आ गया हूँ, चौकी तक। वो आपको दिखाई भी देगा बिशुनपुरवा चौकी, क्योंकि वो गाड़ी से घूम भी रहे हैं। और आप इतना पैसा बिशुनपुरवा चौकी से करमैया तक आने के बीच में अगर आपने इतना पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया तो मैं घर आकर फिर आपको पकड़ के लेके चला जाऊंगा। आप बिल्कुल डर जाएंगे, अगर थोड़ा भी गलत होंगे तो, या बेवकूफ़ होंगे तो डर जाएंगे। तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया? उस लड़की ने जवाब दिया कि आ जाइए, करमैया जो डिग्री कॉलेज है ना, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया मोमोज की दुकान लगाता है, और अंकल जी थोड़ा सा मोमोज पैक करा के ले आइएगा। तो साइबर क्रिमिनल समझ गया कि ये लड़की तेज है और इसको साइबर क्राइम के बारे में जानकारी है, वहीं से वापस भाग गए साहब। तो आपको इस तरह से भी सतर्क रहना है कि कोई पुलिस का अधिकारी वीडियो कॉल में दिखा रहा है कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ आपको अरेस्ट करने, या आपके घर वालों को अरेस्ट करने, या आप इस मामले में फंस चुके हैं, आप तुरंत 112 पर डायल करिए। किस पर? 112 पर। और 112 पर अगर आपको फिजिकली गाड़ी आती हुई दिख रही है तो, क्योंकि अगर रुधौली थाने की गाड़ी होगी तो 112 की भी जो गाड़ी जाएगी वो रुधौली की ही होगी, तो क्लियरिटी हो जाएगा। अगर यहाँ के पुलिस जाकर पकड़ने जा रहे होंगे तब भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ के हैं, कि साइबर क्रिमिनल्स है। दूसरा चीज़, अगर आपको फिजिकली आते हुए नहीं दिख रहे हैं तो तत्काल 1930 पर कॉल करिए। 1930 का कंसेप्ट ये है कि जितना जल्दी आप कॉल कर ले जाएंगे
आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आपसे भूल से चला भी गया है और आपने यही मैसेज आपके मोबाइल पर आया कि पैसा हमारा डिटेक्टेड हो गया, कट गया, आप जितना जल्दी 1930 पर कॉल करेंगे, 1930 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और सारे स्टेटों की पुलिस उससे कनेक्ट है, सारे थाना प्रभारियों के ईमेल आईडी उससे कनेक्ट है। जब आप 1930 पर कॉल करेंगे, आपका साइबर क्रिमिनल्स अगर पैसा खींच लिया है अपने वॉलेट में, अपने अकाउंट में, वो पैसा उनको पावर दिया गया, चाहे जिस बैंक में वो पैसा गया होगा, पैसा होल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और देरी क्या होती है कि जब ही हमको पता चलता है कि हमारा पैसा कट गया, तो पहले तो गांव के किसी प्रधान को खोजेंगे, किसी बड़े आदमी को खोजेंगे कि लेके हम चलें थाने पर, अपनी बात करें, तब तक पता चलता है कि वो पैसा उस खाते से दूसरे खाते में, दूसरे खाते से तीसरे खाते में, और लास्ट में जाते जाते वो किसी बिग बाजार से और मॉल से खरीदारी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खरीदारी कर लेते हैं। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि जब उसके अकाउंट में पैसा गया तो आप तो अकाउंट नंबर से भी बैंक का डिटेल और आदमी का डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। 90% मामलों में ऐसा होता है कि साइबर क्रिमिनल्स गांव-गांव में घूम के, जिस सपोज करिए उड़ीसा का, झारखंड का या हरियाणा का साइबर क्रिमिनल्स की गैंग है, वो गैंग क्या करती है, वहाँ के लोकल में जाकर पहले प्रचार करते हैं गाँव में कि ये देखिए इंदिरा आवास योजना आया है, ये योजना छात्रवृत्ति योजना आया है, आयुष्मान कार्ड योजना आया है, और गांव वाले आप लोग तुरंत फार्म भरिए, कौन कौन योजना में शामिल होना चाहता है। गांव वाले पता नहीं करते, वो देखते हैं कि भाई लोकल जैसे वीडियो और एसडीएम जाते हैं उसी तरह से ये टीम आई है, वो फार्म भर देते हैं। लोग कहते हैं पैसा तो इसमें जा नहीं रहा, फार्म भरना है। वो जो भी फार्म भरवाते हैं सब, उस फार्म में अंगूठा का निशान आपका लगता है, आपके हस्ताक्षर होते हैं, आपके आधार कार्ड लिए जाते हैं, आपके पैन कार्ड लिए जाते हैं, आपके बैंक पासबुक की फोटो कापी ले लेते हैं सब। और वो जो आपसे सूचना वो कलेक्ट किए रहते हैं, उसी पर वो सिम भी लेते हैं, उसी पर वो बैंक खाता भी खुलवाते हैं साइबर क्रिमिनल। अपने नाम पर ना उनका मोबाइल सिम रहता है, अपने नाम पर ना उनका बैंक का खाता रहता है, सब दूसरों के नाम पर रहता है और आपका पैसा उसी खाते में ट्रांसफ़र होता होता चला जाता है। तो सबसे साधारण उपाय अभी जागरूकता ही है। जब तक पुलिस या जो साइबर हमारी विंग बनी है किसी इस नतीजे पर न पहुंच पाए कि ऐसे क्रिमिनल्स को रोकने के क्या उपाय किए जाए, तब तक अवेयरनेस से बड़ा कोई हमारे पास हथियार नहीं है। जैसे कोरोना काल में हुआ था ना कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक इसकी कोई दवाई नहीं आ जाती है तब तक अवेयरनेस ही एकमात्र उपाय है। आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है, कोई आपको थ्रेट देता है, धमकी देता है, आपके फोटो वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, या आपके पैसा को अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लेता है, चाहे लिंक के माध्यम से, चाहे OTP के माध्यम से, चाहे डरा धमका कर, चाहे आपसे कभी कभी ऐप डाउनलोड करा के, किसी भी माध्यम से अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो 1930 को जितना जल्दी करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 48 घंटे का दिया गया है। 48 घंटे के बाद आप कॉल करेंगे तो 1930 आपको मना कर देगा कि मैं इसके बाद आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। जब ही आप 1930 मिलाएंगे, पहला बोलेगा कि अगर आपके साथ घटना हुए 48 घंटे से कम समय हुआ हो तो 6 दबाएं, 48 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है तो 5 दबाएं, हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 7 दबाएं। केवल 3 ही शब्द बोलेगा, 5, 6 और 7। जब भी आपने कहा कि नहीं 3 दिन पहले साइबर क्राइम मेरे साथ हुआ था, तब वो कहेगा कि आप www.cybercrime.gov.in पर लॉगिन करके अपनी सूचना दर्ज कराएं। ये दोनों चीज़ें हैं उस साइबर क्राइम के लिए। ये वेबसाइट नंबर क्या है? www.cybercrime.gov.in, ये उसकी वेबसाइट है। और जो टोल फ्री नंबर है वो 1930 है। टोल फ्री नंबर क्या है? 1930 है। वेबसाइट क्या है? www.cybercrime.gov.in। अब आप जब ही 1930 पर आपने कॉल किया, आपसे कुछ डिटेल मांगेगा वो, नाम, पता, थाना, आपका अकाउंट नंबर, और आप बताएंगे कि इस समय हमारा पैसा कट गया है। वो आपका कंप्लेंट दर्ज करके आपको पैसे को वही होल्ड करा देगा जहां तक पैसा ट्रांसफ़र होकर गया है।
और वो तुरंत मेल संबंधित थाने को आ जाएगा। आप रुधौली थाने के हैं, तुरंत हमारे मेल आईडी पर तुरंत वो सूचना आ जाएगी कि आपके यहाँ का एक व्यक्ति है जिसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है और उसका पैसा यहाँ पर होल्ड करा दिया गया है, उसका मोबाइल नंबर ये एड्रेस ये है। और हमारे यहाँ उसकी एक टीम बनी है, हमने 5 लोगों की एक टीम बनाई है अभी 1 महीना पहले थाने पर, जिसका अपने को मैंने अध्यक्ष बना लिया है टीम का, और एक दरोगा जी हैं, दीवान जी हैं, एक महिला सिपाही है, 5 लोगों का हमने टीम बनाया है जो साइबर पर ही हम लोग 24 घंटा काम करते हैं कि इस तरह की फ्रॉड अगर हमारे पास। लेकिन जब काम हमको तभी मिलेगा करने का जब आप 1930 पर कॉल करेंगे। अगर 1930 पर आप काम नहीं करेंगे तो हमको यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। तो हमारे रोजगार के लिए ज़रूरी है कि आप 1930 पर ज़रूर कॉल करें। आपका फोटो वीडियो कोई अपलोड कर दिया बिना आपके मर्जी के, आपके खिलाफ कोई कंप्लेन कोई कमेंट कर रहा है, आपके पैसे ट्रांसफ़र हो गए, आपको वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अगर आपके साथ या आपके सगे संबंधी रिश्तेदार के साथ होता है, तुरंत आप बताइए कि इंस्पेक्टर साहब हमारे बता के गए थे कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून न भारत के कानून में बना है न उत्तर प्रदेश के कानून में बना है। ठीक है ना, कोई भी कानून अब तक ऐसा पारित नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को डिजिटली रूप से अरेस्ट कर लें। कानून बना है कि फिजिकल रूप से ही जाके पकड़ के ही हम अरेस्ट करेंगे, या बहुत करेंगे तो घर पर हाउस अरेस्ट करेंगे, या थाने पर बुला के उनको डिटेन करेंगे, अरेस्ट करेंगे। तीसरा कोई तरीका नहीं है कि हम मोबाइल से वीडियो कॉल से किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लें, ऐसा कोई कानून। तो हमारी बातें कुछ समझ में आ रही है आपको? तो इस 1930 को आप लोग याद रखिएगा। आज मुझे कहीं जाना है, तेजी है, फिर आएंगे अगर 1 महीना 2 महीना या जब भी सर अनुमति देंगे तो और इसके बारे में गहरी चीज़ें अगर इंटरेस्टेड होंगे आप लोग तो इसके डीप में भी जाके बताएंगे। एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, एक होता है डार्क वेब, दूसरा होता है डीप वेब, जिसको बोला जाता है डार्क वेबसाइट और डीप वेबसाइट। ये नया प्रचलन आया है, मतलब जो आप गूगल पर क्रोम पर वेबसाइट सर्च करते हैं ये वेबसाइटें दोनों वहाँ पर नहीं मिलती हैं, डार्क वेबसाइट और डीप वेबसाइट। ये टोर सॉफ्टवेयर होता है, उतनी डीप में अभी आपको नहीं जाना है, वहाँ से इसको ये खोजा जा सकता है। वहाँ पर कई देश भी इस तरह की वेबसाइट बना लिए हैं और संगठित अपराधी साइबर क्रिमिनल्स इस पर काम कर रहे हैं। जो फिजिकली रूप से हत्या, अपहरण और लूट होता था अब उस वेबसाइट के माध्यम से हो रहा है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें हजारों लाखों लोग जॉब कर रहे हैं उस वेबसाइटों पर। उनका काम ही है अपना दिन भर में इतने टारगेट फिक्स है सबके अलग अलग कि आप 10 लोगों से पैसा हैक करोगे, आप 20 लोग करोगे, आप किसी के मर्डर का ठेका ले लो, आप किसी का अपहरण का ठेका ले लो, आप किसी से फिरौती का ठेका लो, सबके काम बटे हुए हैं। उस वेबसाइट को कोई खोज नहीं पा रहा है। नाइजीरिया और तमाम ऐसे सिंगापुर से वो वेबसाइटें संचालित हो रही हैं। तो इन वेबसाइटों से भी आपको सतर्क रहना है। अपने घर में आपके गाँव आप भी अगर कोई गेम खेलते हैं मोबाइल पर, गेम से बिल्कुल बचिए, गेम डाउनलोड करने से बचिए। ये तो ऑफर उस पर भी आ रहा है कि घर बैठे पेंसिल भरें, पैसा कमाएं, ये काम करें, तमाम आ रहा है। 2-3 लड़कियां कल गई थी, उनके 35,000 रुपया कट गया है, लेकिन 48 घंटे बाद हमारे पास पहुंची। सब मुस्लिम लड़की थी, कल 13-14 साल की, माँ के खाते से उसके 32,000 रुपया कट गया, पेंसिल भरने का ऐप डाउनलोड कर लिया था उसने। और शुरू में आपको गेमों में लाभ भी दे देंगे सब। आप 10 रुपया लगाएंगे 1,000 दे देंगे, आप 5 रुपया लगाएंगे 50 रुपया दे देंगे, और आप लालच में आएंगे, बाद में आपका खाता साफ कर देने से। तो इस तरह से बचना है। अभी आज ज़्यादा डिस्कशन सर मैं नहीं करूँगा। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो अपने लिए एक बार ताली बजाइए। अब अगर किसी छात्र के मन में कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न को लेकर जिज्ञासा हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप प्रश्न पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। नहीं आएगा तो मैं आपसे समय ले लूँगा कि आपको एक घंटे बाद बता दूंगा या कल बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, क्योंकि अगर प्रश्न पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कोई छात्र बिल्कुल जो प्रश्न आपको आ भी रहा हो ना उसको भी पूछ सकते हैं, ताकि एक सेशन भी हमारा हो जाए। सावल बेटा बताओ, आप दे दो उनको माइक, दे दो भाई। बेटा तेज आवाज में बोलना है ताकि आपके प्रश्नों को सभी लोग सुन सकें। अपना नाम बताइए, प्रश्न बताइए। मेरा नाम अर्चना। आप बोलो, आप बोलो। मेरा नाम अर्चना है
और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो गांव में योजना के लिए आते हैं फॉर्म भरवाने के लिए, तो कैसे पता करें? हम आ जा रहे हैं, आपके पास ही आ जा रहे हैं, सबसे आसान यही है। प्रश्न पूछिए। सर मेरा नाम अर्चना है और मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जो लोग गांव में किसी स्कीम के लिए फॉर्म भरवाने आते हैं, तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये ऑफिशियल है या लोकल है या हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है? शाबाश। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने बच्ची ने किया। आपको जब भी गांव में कुछ 4-5 अजनबी लोग आते दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस योजना के लिए हम आए हैं, आप तुरंत अपने ग्राम प्रधान को बुलाइए वहाँ पर और कहिए कि तहसील और ब्लॉक जहाँ से ये लोग अपने को बता रहे हैं, तहसीलदार साहब से और BDO साहब से आप क्लियर करिए कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं कि नहीं हैं। अगर आपको डाउट होता है तो प्रधान जी क्या करेंगे, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। पहले प्रधान जी के माध्यम से ब्लॉक और तहसील से क्लियर करा लेना है कि इस योजना को जो ये लोग लाए हैं ये संबंधित विभाग से हैं कि नहीं। ठीक है बेटा। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? आपका है? शाबाश, दे दो। बोलिए। सर मेरा नाम अंशिका पांडे। मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे हम लोग फोटोज़ वीडियोज़ अपने फ़ोन में रखते हैं करके, क्लिक किए तो उसके बाद से अगर कहीं भी वो चला गया, जैसे आप बोले कि वो लोग डाटा लीक कर लेते हैं अपना, तो उसे हम लोग कैसे अपने फ़ोन से डिलीट करेंगे कि वो मतलब हर एक जगह से डिलीट हो जाए? देखिए इनका अंशिका नाम है ना आपका? अंशिका पांडे। अंशिका का क्वेश्चन है कि हम अपने गैलरी में कोई फ़ोटो वीडियोज़ रखे हैं और वो हमारे गैलरी से कहीं चला गया, चाहे ऐप डाउनलोड करने की वजह से चला गया, चाहे हमसे भूल से ही चला गया, तो कैसे हम जो है क्लियर करेंगे कि वो हर जगह से डिलीट हो गया है। तो देखिए इसका उपाय एकमात्र और एकमात्र यही है कि आपको 1930 पर कॉल करके या नज़दीकी थाने पर आके कंप्लेन दे देना है कि हमारे फ़ोटो और वीडियो का कोई दुरुपयोग कर सकता है, मैंने गैलरी में रखा था या मेरे फेसबुक पर था या मेरे इंस्टाग्राम पर था। तो मैं यहाँ से अपने साइबर सेल टीम को भेजकर और संबंधित कंपनी से फेसबुक को मेल करना पड़ता है हम लोगों को, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितनी भी बाहर की कंपनियाँ हैं उन कंपनियों को SP साहब के मेल ID से मेल किया जाता है कि ये डाटा हमको डिलीट कराना है। तो वहाँ से वो डाटा फिर डिलीट किया जाता है, आपके स्तर का नहीं रह पाता है। अगर आपके डोमेन से वो फ़ोटो वीडियो चला गया कहीं सोशल मीडिया पर, तो फिर आपके स्तर से आप अपने से डिलीट कर सकते हैं कि हम अपने फेसबुक में जो पोस्ट किए हैं वो डिलीट कर लें, हमने यूट्यूब पर जो डाला है वो डिलीट कर लें, ट्विटर पर जो डाले हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म से डिलीट नहीं हो पाता है। उसको आपको कंप्लेन करना होगा और हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट संबंधित कंपनियों को भेजा जाता है और वहाँ से वो फिर डिलीट कराया जाता है। ठीक है बेटा। और अगर हमारा फ़ोन हैक कर लिया जाए तो फिर क्या करें? आपका फ़ोन हैक कर लिया है तब भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आप दूसरे नंबर से कॉल करके 1930 पर कॉल करिए, 1930 वाला थाने को मेल भेज देगा और आपको अगर पॉसिबल है थाने से आ सकती हैं तो एक आकर रिटन कंप्लेन आप हमारे नाम से, थाना प्रभारी के नाम से दे सकते हैं। ठीक है। और किसी का बता बेटा? सर मेरा नाम नीरज यादव है। मेरा सवाल ये है कि सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, क्यों नहीं भारत में उनको अवसर मिला काम करने के लिए? अच्छा, आपका डिप्लोमेटिक टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रश्न का मैं नहीं जवाब दे सकता हूँ। ये चूँकि राजनीतिक प्रश्न हो गया। सुंदर पिचाई भारत के हैं तो उनको गूगल ने, अब गूगल देखिए बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। हम आपको बता दें कि गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, ट्विटर का, इन लोगों के जो GDP है, इनका जो इनके पास पैसा है वो कई देशों के, कंट्रियों के टोटल GDP से बहुत आगे है। जैसे भारत का GDP कितना है? $4.2 ट्रिलियन है। $4.2 ट्रिलियन भारत की GDP है। जो आप देखते होंगे बजट पास होता है तो दिखाया जाता है इतना आय और इतना व्यय, तो $4.2 ट्रिलियन भारत का GDP है। और ये जो गूगल हैं इन लोगों का 1-2 ट्रिलियन इन लोगों की इकोनॉमी है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। विश्व की आधे से अधिक देशों के पास जितना पैसा नहीं होगा उतना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर के पास है। अरे पूछ रही थी कुछ। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। सर अगर मतलब देखिए अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ भारत से ज़्यादा GDP, ये केवल एक स्टेट है। तो जैसे अगर आप यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक सारा वहीं का है, तो भारत ने मतलब भारत के साइंटिस्ट वहाँ
का भी डिप्लोमेटिक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर मान लीजिए कि मुझे मैं जब नौकरी की तलाश में था तो मैंने एयरफोर्स भी ज्वाइन किया, मैं आर्मी में भी गया, वहाँ मेडिकली अनफिट हो गया, मैं कुछ दिन नेवी में भी रहा। मुझे लगा कि नहीं, इससे बेहतर मुझे पुलिस में है, घर के नज़दीक नौकरी मिल रही है, गोरखपुर का रहने वाला हूँ, बस्ती में नौकरी मिल रही है, तो मैंने पुलिस को ज्वाइन किया। तो ये तो ज्वाइन करने के वाले के ऊपर है कि वो ज्वाइन किस पर्पज़ से करता है, पैसे के लिए करता है या अपने को फेमस होने के लिए करता है। अब गूगल और फेसबुक और इन कंपनियों में काम करना भी अपने आप में एक बड़ी मामला है ना, पैसे के साथ साथ प्रसिद्धि भी तो है। अब मान लीजिए कोई साइंटिस्ट नासा में काम कर रहा है, कोई इसरो में काम कर रहा है, तो नासा वाले के क्रेज ज़्यादा रहेगा।